हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एसआर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक पर फोकस डाला जाए तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ये आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। अपवहन वेग क्या होता है, इसकी परिभाषा के साथ में इसका फॉर्मूला क्या होगा, और उस फॉर्मूले में अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि अपवहन वेग का जो मान है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। उसकी व्याख्या अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास है अपवहन वेग की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ एक चालक की। यदि स्टूडेंट अपन किसी चालक की बात करते हैं तो उस चालक में जो आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक में अनियमित गति या यादृच्छिक गति की अवस्था में होते हैं। मतलब कोई भी चालक यदि अपने को दिया हुआ है तो उस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सदैव अनियमित यादृच्छिक टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में होते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर मैं एक चालक ले रहा हूं, मान लो अपने पास ये कोई चालक है। यदि अपन इस चालक की बात करें तो यहां पर इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो किसी दिशा में गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया हुआ है तो वो किसी अन्य दिशा में गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो किसी अन्य दिशा में गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो किसी अन्य दिशा में गति कर रहा है। इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी चालक में वो अनियमित गति दर्शाते हैं। इस अनियमित गति को अपन क्या कह सकते हैं, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं रैंडम मोशन। टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग कह सकते हैं इसे, क्या जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी गति भी इसे कहा जा सकता है। इस प्रकार की गति दर्शाता है किसी भी चालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का जो एक वेग है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन u1 वेग से गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन u2 वेग से गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन u3 वेग से गति कर रहा है। तो यदि इन इलेक्ट्रॉनों का वेग u1, u2, u3 डैश डैश जितने भी इलेक्ट्रॉन है n इलेक्ट्रॉन तक उनका वेग ये, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो सदैव शून्य होता है। समझे, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग uAv का जो मान है, औसत मान राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों का योग, वेगों का योग बटे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो इसका जो औसत मान है वो क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो उनका इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो शून्य होता है। तो जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत मान शून्य होता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो क्या रहेगा, शून्य होगा। कब, जब उस चालक के सिरों के मध्य कोई भी बैटरी नहीं जोड़ी गई, कोई भी विद्युत क्षेत्र उस पर आरोपित नहीं किया गया, उस स्थिति में यहां पर औसत वेग का मान शून्य रहेगा। अब यहां पर यदि मैं इस चालक के सिरों के मध्य कोई बैटरी जोड़ देता हूं, विद्युत क्षेत्र यदि उस पर आरोपित करता हूं, तो देखो क्या होता है, वही चालक है अपने पास, इस चालक पर यहां पर इस स्थिति में एक बैटरी जोड़ दी, इस चालक को अपन एक बैटरी से जोड़ दिया तो उस स्थिति में
चालक का ये सिरा धनात्मक और ये सिरा ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें उपस्थित ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिन इलेक्ट्रॉनों की अपन बात कर रहे थे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में अपनी इसी ये अनियमित गति को छोड़ देंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस यादृच्छिक गति को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में यहां पर इस चालक पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो चालक के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लग जाएंगे। यहां पर इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक सिरे से आकर्षित होते हैं, धनात्मक आवेश से इनका लगाव होता है, इस कारण धनात्मक की ओर आकर्षित होते हैं और इस ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन इस चालक के इस ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करने लग जाते हैं। समझे? तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उस अवस्था में इन इलेक्ट्रॉनों का वेग जो ये था, अब यहां पर आकर वो वेग यहां पर बदल जाएगा। इस स्थिति में यहां पर जो वेग है u1 जो वेग था वो हो जाएगा v1, u2 था वो हो जाएगा v2, u3 v3 डैश डैश जो un था वो वेग हो जाएगा vn हो जाएगा। un के स्थान पर vn, इन इलेक्ट्रॉनों का वेग बदल जाएगा इस स्थिति में जब उस चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ी जा रही है, उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जा रहा है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का वेग बदल जाएगा। समझ गए? तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों का इस स्थिति में जो औसत वेग है v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn बटे में n, ये नॉट इक्वल टू होगा 0। यहां पर औसत वेग अपने को 0 मिल रहा था, लेकिन यहां पर औसत वेग जो है वो 0 नहीं होगा। इस स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों का ये जो औसत वेग है, इस औसत वेग को अपन अपवहन वेग कहते हैं। क्या है ये? अपवहन वेग। Vd यहां पर अपवहन वेग कहलाता है। समझ गए? तो अपवहन वेग होता क्या है वो इस समीकरण से स्पष्ट हो रहा है। क्या होगा? जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों पर, उस विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन जिस वेग को प्राप्त करते हैं उन वेगों के औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन? मैं डेफिनेशन यहां पर दर्शा रहा हूं स्टूडेंट, डेफिनेशन आप नोट करो साथ के साथ। क्या है डेफिनेशन? जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगता है जिसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उनके औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं। उस स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों के इस औसत वेग को अपन क्या कह रहे हैं? अपवहन वेग कह रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो औसत वेग क्या कहलाएगा? अपवहन वेग। अपवहन वेग या फिर इसे अपन अनुगमन वेग भी कह सकते हैं या फिर इसे अपवाह वेग भी कह सकते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, यहाँ पर Vd का जो मान है वो अपने को ये मिल रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ये स्थिति देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की ये जो स्थिति है वो जिगजैग है। मतलब इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति करता है, जो भी संभव दिशा उसको प्राप्त होती है उस संभव दिशा में वो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाता है। इस प्रकार की अनियमित गति दर्शाता है ये इलेक्ट्रॉन जब उसके सिरों पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है। औसत वेग उस अवस्था में शून्य है। औसत वेग शून्य क्यों है? क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वेगों के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भी जाएगा, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के जो वेग है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर औसत वेग शून्य है, लेकिन इस स्थिति में जो औसत वेग मिल रहा है कब? जब उस चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपन क्या कह रहे हैं? अपवहन वेग कह रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर इस अपवहन वेग का समीकरण क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपवहन वेग का समीकरण ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप तैयार कर लेना, डेफिनेशन इसकी अपवहन वेग की। ठीक है, अब यहाँ पर अपवहन वेग का समीकरण ज्ञात करें, तो समीकरण ज्ञात करें तो उस अवस्था में यहाँ पर देखो इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग रहा है? विद्युत बल। और वो विद्युत बल कितना होगा वो देखो, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो F बराबर E स्मॉल e इंटू कैपिटल E होगा। कैसे होगा? देखो स्टूडेंट एक चीज अपन ने पीछे के लेसन्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है E और उस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश होता है, यदि धनात्मक आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर क्या लगता है? विद्युत बल आरोपित होता है। यदि ऋणात्मक आवेश होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है। ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। और इस बल का जो मान है वो होता है F बराबर क्यू ई। क्यों? यहां पर उस आवेश का परिमाण है, ई यहां पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E और विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। ठीक है, यहां पर इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है, तो यहां पर देखो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहां पर मैं एक ऋणात्मक चिन्ह लगा सकता हूं और ये ऋणात्मक चिन्ह जो है ये व्यक्त करता है कि F और E की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है स्टूडेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर विद्युत बल अपने को ज्ञात हो गया, तो इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है, तो इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी गति को त्वरित करते हैं। कहने का मतलब इस बल के प्रभाव में उनके वेग में परिवर्तन होगा, उनकी गति त्वरित गति होगी, तो इसका मतलब इस गति में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो उस त्वरण का जो मान है वो कितना होगा वो देखो, यहाँ पर इस त्वरित गति में इलेक्ट्रॉन की जो त्वरित गति ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की त्वरित गति में उत्पन्न त्वरण A बराबर F अपॉन m। न्यूटन की गति का बहुत पुराना समीकरण अपन पढ़ चुके हैं, F बराबर ma। तो इस समीकरण से A बराबर F अपॉन m, F का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो त्वरण A बराबर अपने क्या मिल गया? माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे में m। इस त्वरित गति में उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है, उस उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान अपने को ये मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर त्वरण का मान अपने को प्राप्त हो गया। इस त्वरित गति में इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो रहा है। वो वेग यहां पर देखो u1 u2 u3 से क्या बन रहा है?
v1 v2 v3 अप टू vn तक परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर यदि इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः u1 u2 u3 डैश डैश un से क्रमशः v1 v2 v3 डैश डैश vn हो जाते हैं, जिसमें क्रमशः टो 1 टो 2 टो 3 डैश डैश टो n समय लगता है। मतलब u1 से v1 वेग होने में टो 1 समय लग रहा है, u2 से v2 वेग परिवर्तित होने में टो 2 समय लग रहा है, u3 से v3 वेग परिवर्तित होने में टो 3 समय लग रहा है। ये टो जो है, ये टो यहां पर क्या है, विश्रांति काल कहलाता है। ये यहां पर विश्रांति काल होगा। विश्रांति काल मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर अनियमित गति दर्शा रहा है, तो इस अनियमित गति में इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत जो टक्कर है, उन टक्करों के मध्य लगा समय है, और इस समय को अपन टो 1 टो 2 टो 3 अप टू टो n तक व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर इस स्थिति में यदि अपन गति के समीकरण की बात करें, गति के प्रथम समीकरण पढ़ चुके हैं स्टूडेंट अपन। गति के प्रथम समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस at से क्या होगा? ये गति का प्रथम समीकरण है। इस गति के प्रथम समीकरण से यदि अपन पहली स्थिति की बात करें, तो पहली स्थिति में यहां पर देखो स्टूडेंट, v क्या है? अंतिम वेग, स्मॉल u क्या है? प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। तो यहां पर प्रथम स्थिति के लिए अंतिम वेग v1, प्रारंभिक वेग u1 प्लस त्वरण a इंटू टो 1। सही है? इसी प्रकार v2 बराबर u2 प्लस a टो 2। इसी प्रकार v3 बराबर u3 प्लस a टो 3 मिल रहा है अपने को। ठीक है? और nवें टक्कर के लिए अपन देखें तो vn बराबर un प्लस a टो n अपने को प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों के लिए गति का प्रथम समीकरण ये लिखा जा सकता है। तो यहां पर अपवहन वेग अपने को ज्ञात करना है, तो अपवहन वेग का समीकरण ही है अपने पास। तो इस स्थिति में अपवहन वेग vd बराबर क्या है? v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश vn बटे में n। ये मान अपने पास यहां पर दिए हुए हैं, मान पुट कर दो। तो vd बराबर क्या मिल रहा है अपने को? u1 प्लस a टो 1, u2 प्लस a टो 2 प्लस u3 प्लस a टो 3 डैश डैश un प्लस a टो n बटे में n। ओके स्टूडेंट, अपन ने इस समीकरण में ये मान पुट कर दिया। अब यहां पर इस समीकरण को यदि परिवर्तित करके लिखा जाए तो vd बराबर, इसमें u1 u2 u3 और un इन सब वेगों को, प्रारंभिक वेग जो है मैं इनको अलग कर लेता हूं। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un बटे में n, मैंने इसको अलग कर लिया। बाकी एक पद और देखो, इन पदों में जो शेष पद रह गया, और शेष पद में a कॉमन है, तो प्लस त्वरण a को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या शेष रह गया? अंदर शेष रह गया यहाँ पर टो 1
प्लस टो 2 प्लस टो 3 डैश डैश टो n बटे में n। सही है। तो यहां से Vd बराबर अपने को क्या मिल रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेगों का औसत मान जब उस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जा रहा है। समझ गए। तो यहां पर इसका मान कितना है 0 प्लस a टो लिखा जा सकता है। यहां पर टो क्या है, यहां टो बराबर टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 डैश डैश टो n बटे में n। ये क्या है यहां पर माध्य विश्रांति काल कहलाता है। ये यहां पर माध्य विश्रांति काल है। माध्य विश्रांति काल है कि इलेक्ट्रॉन की सनियमित गति में दो उत्तरोत्तर टकरों के मध्य लगने वाले समय के औसत मान को अपन माध्य विश्रांति काल कह रहे हैं, जिसका ये समीकरण मिल रहा है। तो यहां पर Vd बराबर अपने को क्या मिल गया, Vd बराबर मिल गया a इंटू टो। ए यहां पर त्वरण है जो ये दिया हुआ है। तो उस स्थिति में अपने को Vd का मान क्या मिल गया, Vd बराबर माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे में स्मॉल m इंटू टो। तो यहां पर अपवहन वेग का जो समीकरण है वो स्टूडेंट अपने को ये मिल रहा है। अपवहन वेग Vd बराबर, अपवहन वेग Vd बराबर, टॉपिक था अपना क्या, अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, उसका मान क्या मिल रहा है, Vd बराबर माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे में स्मॉल m इंटू टो। यहां पर स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E आरोपित विद्युत क्षेत्र, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टो माध्य विश्रांति काल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर टॉपिक जो था उस टॉपिक में अपन ने अपवहन वेग का मान निकाला और अपवहन वेग के समीकरण से स्पष्ट हो रहा है कि अपवहन वेग का जो मान है वो निर्भर करता है आरोपित विद्युत क्षेत्र पर। जितना अधिक विद्युत क्षेत्र चालक के सिरों पर आरोपित किया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान जितना अधिक होगा अपवहन वेग का मान उतना ही अधिक होगा। इस समीकरण से यही स्पष्टीकरण अपने को प्राप्त हो रहा है कि अपवहन वेग का मान जितना, विद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा होगा अपवहन वेग का मान उतना ही अधिक होगा। स्टूडेंट समझ स्टूडेंट, इनका मान एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। स्मॉल e और स्मॉल m यहां पर कांस्टेंट है, तो यहां पर माध्य विश्रांति काल है। इस विश्रांति काल का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा। विद्युत क्षेत्र का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो उस अवस्था में यहां पर विश्रांति काल के मान में परिवर्तन होगा। स्टूडेंट तो आज की क्लास का टॉपिक अपन ने डिस्कस किया है क्या, अपवहन वेग, अनुगमन वेग जिसे कह सकते हैं, अपवाह वेग जिसे कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। और इसका मान अपन ने ज्ञात किया है क्या, अपवहन वेग का मान अपन ने ज्ञात किया है Vd बराबर माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टो। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट आपके, तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट।